चलिए बच्चों आगे चलते हैं। वैसे हम सेल्फ इंडक्टेंस पे कुछ सवाल कर रहे थे और हमने सर्किट के क्वेश्चंस भी कर लिए, जिसमें हम लोगों ने किस तरह से सर्किट में करंट ग्रो करता है और किस तरह से किसी भी इंडक्टिंग सर्किट के अंदर करंट डिके करता है, ये दोनों बातें हम लोगों ने देख ली। इसी पे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ सर्किट के क्वेश्चंस अपन और करते हैं। इसी बहाने हम थोड़ी बहुत बातें और सीखेंगे, अपने आगे जाके भी काम आते रहेंगे। तो चलिए सुनिएगा, एक सवाल के थ्रू एक बात बोल रहा हूँ और बहुत ही ऐसे आसान सी बात है। आपके पास ये इंडक्टर है जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है, सर्किट का रेजिस्टेंस R है और आपके पास इस तरह से कोई बैटरी है। बैटरी का जो EMF है वो E है। हम इस बात को जानते हैं कि लगातार करंट जो है वो बढ़ेगा 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 और जैसे ही स्टेडी स्टेट आ जाएगी वैसे ही इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर करंट आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि स्टेडी स्टेट आ चुका है और पूरे के पूरे सर्किट में जो करंट आएगा स्टेडी स्टेट में, दैट विल बी E/R। ये जो स्टेडी स्टेट पर जो करंट है ये सेल्फ इंडक्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये हमने प्रूव कर रखा है कि जो फाइनल करंट है वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना है। बाकी तो जितना भी टाइम है उसमें करंट ऑफ कोर्स है ना सेल्फ इंडक्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन t = 0 पर और t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर जो करंट है वो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा। फेयर इनफ। जब स्टेडी स्टेट आ गया उस टाइम को मैं t = 0 बोल रहा हूँ। अब मैंने टाइम कहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया? तब से जब सर्किट के अंदर स्टेडी स्टेट आ चुका है। तो जब स्टेडी स्टेट आ चुका तब मैंने क्या किया कि इस कॉइल के अंदर मैंने एक रॉड इंसर्ट की। ऐसे मैंने एक रॉड इंसर्ट की इस तरह से, ऐसी रॉड इंसर्ट की जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी μR है। मैंने t = 0 पर एक रॉड इंसर्ट की इस कॉइल के अंदर जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी μR है, ये गिवन है। ठीक है, ऐसा इंसर्ट करने के बाद t = 0 पर सिस्टम में स्टेडी स्टेट था। t = 0 पर मैंने इस कॉइल के अंदर एक रॉड इंसर्ट की जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी μR है। अब आपको बताना है कि फाइंड करंट इन सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये टाइम आप कहां से मेजर कर रहे हो? यहां से मेजर कर रहे हो t = 0 पर जब सिस्टम में स्टेडी स्टेट था और आपने रॉड को इंसर्ट किया। ये हमारा t = 0 है। तो चलिए करते हैं इस बात को डिस्कस। ये हमारी कॉइल है और इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है लेट्स से L। आप जानते हैं कि जो L है ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं इसको आइडियल सोलेनॉइड अगर मानता तो याद कीजिए कि आइडियल सोलेनॉइड के अंदर L की वैल्यू हुआ करती थी μ0n² πr² L, ऐसी होती थी। जैसे ही मैंने इसके अंदर रॉड इंसर्ट कर दी, इस बात का मतलब यह है कि मैंने कॉइल्स के बीच का मीडियम चेंज कर दिया। अब अगर मीडियम चेंज कर दिया तो ऑब्वियस बात है कि सेल्फ इंडक्टेंस भी चेंज होगा। और सेल्फ इंडक्टेंस नया कितना आएगा? आप बोलोगे सर सेल्फ इंडक्टेंस मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर हम इसको सोलेनॉइड माने, है ना, तो हम कह सकते हैं कि इट विल बी म्यू ऑफ दिस मीडियम इंटू n² πr² L। म्यू को हम लिख सकते हैं μ0 इंटू μR इंटू n² πr² L। इसे हम लिख सकते हैं μR इंटू ये तो आपका L है। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो जितना पहले था उसका μR टाइम्स हो गया है। अगर ये आइडियल सोलेनॉइड नहीं है और सिंपली कोई और भी तरह के कॉइल्स हैं, तब भी आप कह सकते हो कि उसके L के अंदर ऊपर μ0 आता पहले तो,
रॉड इंसर्ट करने के बाद म्यू नॉट इंटू म्यू आर आता, तो दोनों ही केस के अंदर आप देख सकते हो कि जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। चाहे आप इसे आइडियल सोलेनॉइड मानो या ना मानो, कुछ और मानो, तब भी आपका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो तो आपका म्यू आर टाइम्स हो ही गया। ठीक है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस आपका इंक्रीज हो गया है और जितना पहले था उसका म्यू आर टाइम्स हो गया है। तो सर अब क्या होगा, अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि इस रॉड के इंसर्ट करने से पहले इस इंडक्टर में जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, इसमें से करंट गुजर रहा था I जिसकी वैल्यू है E/R। तो इस इंडक्टर में से गुजरने वाला जो फ्लक्स था दैट वाज ऑफ कोर्स L × I। और जैसे मैंने रॉड इंसर्ट कर दी, जैसे मैंने रॉड इंसर्ट कर दी तो आपके इस इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है अब वो L नहीं बेटा, अब वो आपका L' है एंड इट इज ऑफ कोर्स म्यू आर टाइम्स L। अब करंट उतना नहीं रहेगा, लेट्स से करंट आ गया I'। मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कोई भी जो कॉइल होगा वो अपने अंदर से फ्लक्स को अचानक से चेंज नहीं होने देगा। तो रॉड की इंसर्ट करने से पहले और रॉड को इंसर्ट करने के बाद जो फ्लक्स है वो सेम रहना चाहिए एंड देन फ्लक्स शुड बी इक्वल टू L' I'। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि L × I इज इक्वल्स टू L' × I'। मैं लिख सकता हूँ कि L × I, बेटा पहले वाला करंट था कितना, चलो एक बार I लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू म्यू आर × L, ये आपका I'। L से L आपका कैंसिल हो गया और नए वाले करंट की वैल्यू आ गई है जितना करंट पहले था डिवाइड बाई म्यू आर। इसका मतलब इस इंडक्टर में से इस इंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है वो अचानक से चेंज हो गया है और आपका सेल्फ इंडक्टेंस जैसे ही म्यू आर टाइम्स हुआ, जैसे ही आपका सेल्फ इंडक्टेंस म्यू आर टाइम्स हुआ तो आपका करंट जो है वो 1/μr टाइम्स हो गया। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये इंडक्टर या फिर ये कॉइल ये चाहता है कि फ्लक्स अचानक से चेंज ना हो। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो ना एक बार ये लिखाया था कि इंडक्टर अपने अंदर से अचानक करंट को चेंज नहीं होने देगा और यहाँ पर तो इंडक्टर अचानक से करंट को चेंज कर रहा है, तो सर आपकी वाली बात तो गलत हो गई। नहीं, इतनी गलत भी नहीं हुई, बल्कि उस टाइम मैंने सारे के सारे शब्द ढंग से चूज किए थे कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। मैंने बल्कि आपको लिखाया भी था कि देखो बेटा इंडक्टर चाहेगा, कोई भी कॉइल चाहेगी कि उसमें फ्लक्स अचानक से चेंज ना हो। अक्सर सवालों के अंदर L की वैल्यू फिक्स रहती है तो फ्लक्स की वैल्यू को फिक्स करने के लिए I की वैल्यू फिक्स होती है। मैंने आपको एग्जैक्टली कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होगा, लेकिन इस बार L चेंज हो गया है तो L अगर 5 टाइम्स हो गया तो करंट आपका 1/5 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं मेरे जो कहने का मतलब जो आज से 3 या 4 क्लास पहले था एग्जैक्टली वही अर्थ आज है मेरा अर्थ चेंज नहीं हुआ है। मैंने तब भी कहा था कि फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होगा, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होगा। उस टाइम मैंने कहा कि बेटा L आपका फिक्स है तो आपका करंट भी फिक्स रहेगा, मतलब आपका L अचानक से चेंज आपका फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं हो रहा और L आपका फिक्स है तो करंट भी अचानक से चेंज नहीं होगा, ये मैंने कहा था। आज भी मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपका L बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स आपका I उसी रेशियो में घट जाएगा। अगर आपका L 5 टाइम्स हो जाएगा तो आपका I 5 टाइम्स घट जाएगा। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे सर आपने जो डेफिनेशन लिखाई थी उसमें आपने लिखाया था कि इंडक्टर अचानक से करंट चेंज नहीं करता। सर मोस्टली बुक्स में भी ये लिखा रहता है, बिल्कुल लिखा रहता है, लेकिन ये सब मानते हुए कि आपका जो इंडक्टर है वो फिक्स है, इंडक्टर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। रॉड को इंसर्ट करने का मतलब तो है कि आपने एक तरह से इंडक्टर को ही चेंज कर दिया है, उस केस में करंट अचानक से चेंज हो सकता है। और आप इस कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से याद रख सकते हो कि जिस रेशियो से आपका L चेंज होगा उसके इनवर्स रेशियो से आपका करंट चेंज हो जाएगा। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, कोई भी कॉइल नहीं चाहता कि उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स अचानक से चेंज हो, ठीक है। और अगर मान लो कभी L चेंज होगा तो उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में अचानक से आपका I चेंज हो जाएगा और वो मोर और लेस यही चाहेगा कि करंट आपका फिक्स रहे। तो जैसे ही आपने t = 0 पर रॉड को इंसर्ट किया
तो रोड को इंसर्ट करते करंट की वैल्यू जो पहले ई बाई आर थी वो ई बाई आर अपॉन म्यू आर हो जाएगी। तो करंट की अचानक से जो वैल्यू है वो ई अपॉन आर म्यू आर हो जाएगी। हमेशा ये करंट नहीं रहेगा, ये करंट सिर्फ कब है, t इज इक्वल्स टू 0 पर। उसके बाद क्या करंट होगा हम अभी निकाल लेंगे। तो मैंने अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाया कि रॉड को इंसर्ट करते जो करंट ई बाई आर था वो घटकर ई बाई आर अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। उसके बाद करंट क्या होगा हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद किसी भी टाइम पर कितना करंट होगा सुनिएगा। t इज इक्वल्स टू 0 पर, ये कहानी थी। t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका करंट e बाई, t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका करंट e अपॉन म्यू आर आर है। याद रखना पड़ेगा इस बात को। अब किसी भी टाइम t पर मान लीजिए करंट है I, ये करंट अगर निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ पूरे सर्किट में केवीएल लगा दीजिए। चलिए अभी लगाते हैं। चलते गए चलते गए चलते गए, यहां से यहां जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट इज ई। चलते गए चलते गए चलते गए, इंडक्टर में करंट की तरफ जाऊंगा। बेटा इंडक्टर का इंडक्टेंस एल नहीं है, म्यू आर एल है। इंडक्टर में करंट की तरफ जाऊंगा तो माइनस एल, एल की वैल्यू है म्यू आर इंटू एल इंटू डी आई बाई डी टी, माइनस आई आर, जहां से चले थे वहीं पहुंच के, दैट इज इक्वल्स टू 0। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, जब टाइम 0 था तो करंट इस बार 0 नहीं है, बल्कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर आपका करंट इतना है। किसी भी टाइम t पर लेट से करंट इज I। ठीक है बच्चों, आसान सा इंटीग्रेशन है, अभी कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो t आ गया, और राइट हैंड साइड में म्यू आर ठीक है, l ठीक है। सबसे पहले जो i का कोफिशिएंट माइनस r है उससे डिवाइड करो, लॉग ऑफ e माइनस आई आर। i बेटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, i वेरी कर रहा है, ये लीजिए, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस आर टी अपॉन म्यू आर एल इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, बेटा i को i रखना। अच्छा बेटा रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, सॉरी बेटा रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो मुझे लिमिट में बेटा कैपिटल आर। बेटा आई को आई रख दिया, अब आई को बेटा ये रखना, दैट इज ई माइनस आई की वैल्यू कितनी है, हाँ बेटा बेटा लॉग हटा दीजिए, लॉग हटाते मेरे पास आ गया e माइनस आई आर अपॉन ई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आर इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन म्यू आर एल। मेरे पास आ गया e माइनस आई आर ठीक है बेटा, लास्ट स्टेप है करंट लिखना है। करंट की वैल्यू आ गई ई बाई आर
1 माइनस 1 अपॉन म्यू आर ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन म्यू आर एल। ठीक है बच्चों, ये ई उधर गया तो दैट इज ई बाई आर बड़ा कॉमन ही आ गया। ठीक है, ये हमारा किसी भी टाइम पर आपका करंट आ गया। अगर आप चाहो तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। ये आपका करंट, ये आपका टाइम। t इज इक्वल्स टू जीरो, बेटा हमने जहाँ पर कहा है इस बार वहाँ पर करंट जीरो नहीं है। t इज इक्वल्स टू जीरो पुट करना, वैसे हम जानते हैं t इज इक्वल्स टू जीरो पर करंट कितना आएगा। t इज इक्वल्स टू जीरो पुट किया तो e रेज टू पावर जीरो इज ऑफ कोर्स 1। तो 1 रखते बेटा ऑफ कोर्स ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन आर इंटू म्यू आर। तो टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पर आपका जो करंट है वो E अपॉन आर इंटू म्यू आर हो जाएगा। और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर ये वाले टर्म बड़ा टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर ये जीरो हो जाएगी, तो आपका जो करंट है वो E बाई आर हो जाएगा। तो जैसे ही टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हुआ करंट की वैल्यू आपकी E बाई आर हो जाएगी। तो जैसे ही टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हुआ करंट आपका वापस से E बाई आर हो जाएगा। मैंने ग्राफ ये मानते हुए बनाया कि म्यू आर की जो वैल्यू है बड़ा 1 से बड़ी है। अदरवाइज आप जानते हो कि म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बहुत बड़ी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। मैंने ग्राफ ये मानते बनाया है। ये आपका आंसर बेटा, किसी भी टाइम पर करंट ये रहेगा। रॉड इंसर्ट करने के बाद जब फिर से स्टेडी स्टेट आया उस टाइम पर तो जो करंट आया वो स्टेडी स्टेट पर फिर से करंट E बाई आर ही आ गया। वो तो नहीं था क्योंकि फाइनल करंट जो है वो इस बात पर कभी डिपेंड ही नहीं करता कि हमारी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, वो L है, L डैश है, म्यू आर टाइम्स L है। फाइनल करंट जो है वो तो हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो उसका कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट बट हेडिंग लिखिए, दैट इज LC ऑसिलेशंस। बच्चों नेक्स्ट इज LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशंस बच्चों कई बुक्स के अंदर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर भी दिया होता है। मैं यहीं करा देता हूँ, है ना। ऐसे कोई अल्टरनेटिंग करंट शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर कहीं पर भी, तो अपन अभी देख सकते हैं। कोई नई टर्म की तो यहाँ पर अपन को जरूरत है नहीं, ऐसे हमारा काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट इज LC ऑसिलेशन। सुनिए बच्चों, आपके पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। इन प्लेट्स के पास चार्ज Q एंड माइनस Q है, तो ऑफ कोर्स अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियस बात है कि अच्छी खासी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। हम तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को भी जानते हैं कितनी होगी, Q²/2C। मैंने दोनों प्लेट्स को ऐसे शॉर्ट कर दिया एक इंडक्टर के थ्रू। मैंने एक इंडक्टर के थ्रू शॉर्ट कर दिया ऐसा इंडक्टर जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है और शुरुआत में कोई करंट नहीं है। इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को एक रेजिस्टेंस से अगर जोड़ दिया जाता तो याद कीजिए कि कैपेसिटर चैप्टर के अंदर मैंने आपको सिखा रखा है डिके ऑफ चार्ज, या बेटा इस तरह से डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नाम से एक अलग से हेडिंग डाल के सिखा रखा है कि चार्ज लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा और चार्ज की किसी भी टाइम पर वैल्यू आई थी कैपिटल Q e⁻⁻t/RC। आज हमने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को रेजिस्टेंस के थ्रू ना जोड़कर एक इंडक्टर के थ्रू जोड़ा है। इंडक्टर के थ्रू जोड़ा है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है और शुरुआत में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं है। ठीक है, सुनिए अब सारी बातें हम निकालना चाहते हैं कि अब क्या होगा।
जब हमने, अब देखो है ना, वैसे तो सारी मैथमेटिक्स है ना, सब कर लेंगे अपन, इक्वेशन लिखना, सॉल्व करना सब हो जाएगा, लेकिन एक हल्का फुल्का सिचुएशन को देख कर भी कुछ ना कुछ बातें तो समझ में आती हैं। जब हमने इसको रेजिस्टेंस R से जोड़ा था तब हमने इक्वेशंस भी लिखी थी, सारी बातें थी, लेकिन हम एक नतीजे पे भी पहुंचे थे कि अगर मैं इन दोनों प्लेट्स को किसी रेजिस्टेंस के थ्रू अगर जोड़ दूंगा तो रेजिस्टेंस में जब भी करंट गुजरेगा तो लगातार रेजिस्टेंस से हीट डिसिपेट होगी, और अगर रेजिस्टेंस से अगर हीट डिसिपेट होगी इसका मतलब ज़रूर सिस्टम की एनर्जी घटेगी, और सिस्टम की अगर एनर्जी घटेगी तो लगातार इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी घटेगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी घटेगी इस बात का मतलब ये है कि लगातार चार्ज घटेगा। और याद करो बड़ा रिजल्ट एग्जैक्टली वैसे थे, लगातार चार्ज घटता गया था, घटता गया था, घटता गया था, और स्टेडी स्टेट आने पर, ट्रांजिएंट स्टेट आने पर फाइनली कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज 0 हो गया था। वहां पर एक डिसिपेटिव अरेंजमेंट था, एक ऐसा एलिमेंट था पूरे के पूरे सर्किट में जो एनर्जी को गायब कर रहा था। कौन? रेजिस्टेंस। यहां पर बहुत ही हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रखी है कि रेजिस्टेंस है ही नहीं, अदरवाइज हम जानते हैं कि यार सर्किट बनाओगे तो रेजिस्टेंस तो आएगा आएगा, लेकिन हमने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बना रखी है कि रेजिस्टेंस नहीं है, और रेजिस्टेंस अगर नहीं है इसका मतलब सिस्टम में से एनर्जी भगाने वाला कोई नहीं है, और अगर एनर्जी भगाने वाला कोई नहीं है तो मेरी ऐसी फीलिंग है कि सिस्टम के अंदर इनफाइनाइट टाइम तक इनडेफिनेटली एनर्जी रहेगी, चाहे वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए लेकिन एनर्जी रहेगी। अब मेरे को ऐसा सिस्टम को देख के ऐसा लग रहा है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, करंट आएगा, करंट आएगा तो इस इंडक्टर के पास एनर्जी आ जाएगी हाफ Li²। तो मुझे ऐसा देखकर फील आ रही है कि जरूर एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से कन्वर्ट करके किस में चली जाएगी, शायद मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर चली जाएगी। मैग्नेटिक मतलब जो इंडक्टर में करंट जाएगा उसके कारण उसके पास कोई ना कोई मैग्नेटिक एनर्जी आती रहती है, तो उसमें चली जाएगी, ऐसा फील हो रहा है। बाकी अपन सवाल करें तो और आइडिया लग जाएगा, लेकिन ये सारा का सारा अरेंजमेंट किस तरह से रेजिस्टेंस के साथ जोड़ने वाले अरेंजमेंट से डिफरेंट है, इस बात का तो आपको आइडिया लग गया होगा। रेजिस्टेंस से दोनों प्लेट को जोड़ने पर रेजिस्टेंस लगातार सिस्टम से एनर्जी भगा रहा था हीट की फॉर्म में, और इंडक्टर जो है वो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि जैसे उसमें से करंट गुजरेगा वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिस्टम से एनर्जी नहीं जा रही है, ठीक है। बाकी तो चलिए किसी भी टाइम टी पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो डिस्कस करते हैं। ये हमारी सिचुएशन थी t = 0 पर, शुरुआत में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं है। अगर करंट होता हम तब भी सवाल कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर कहानी ऐसी, किसी टाइम t पर कहानी ऐसी है, ये कैपेसिटर, यहां पर चार्ज स्मॉल q, यहां पर चार्ज स्मॉल q, करंट यूं आ रहा है, करंट यूं आ रहा है, करंट यूं आ रहा है, करंट यूं आ रहा है। ये चार्ज ऑफ कोर्स शुरुआत वाले चार्ज से कम है, तो जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो ऑब्वियस बात है कि इस बार यहां पर एनर्जी भी कम होगी। कोई बात नहीं, ये आपका इंडक्टर है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है। I और Q कितने अननोन हैं? 2। इनको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? 2। आप जानते हैं बेटा कौन सी इक्वेशंस हैं? पहली इक्वेशन KVL। चलिए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहां से यहां जाऊंगा, कितनी ही बार सिखा रखा है, कैपेसिटर में एक प्लेट से कूदकर दूसरी प्लेट पर जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस पहली वाली प्लेट पे चार्ज डिवाइड बाय सी, जिस प्लेट से कूद रहे हो उस पर चार्ज डिवाइड बाय सी, माइनस ऑफ माइनस क्यू बाई सी। चलते गए चलते गए चलते गए, इंडक्टर में करंट की तरफ जाओगे तो बिना सोचे समझे लिख सकते हो -L di/dt। पहली इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस। एक इक्वेशन से पार पड़ेगी नहीं बेटा, मुझे कम से कम एक इक्वेशन और चाहिए। तो मैं कह सकता हूं, देखना बेटा, ये जो I है ये इस प्लेट पर चार्ज को बढ़ा रही है या घटा रही है?
तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो I है ये Q को इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो घटा रही है, तो मैं बड़े इत्मीनान से लिख सकता हूं कि I इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। I इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। I इज सिंपली माइनस डी क्यू बाई डी टी। और इसको उठा के यहां रखता हूं, इस I को उठाकर यहां पर रखता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई, यहां लिख दूं मेरे पास इक्वेशन बन गई Q अपॉन एल सी माइनस डी बाई डी टी ऑफ आई की जगह मैंने लिख दिया है माइनस डी क्यू बाई डी टी। चलेगा ना बेटा? ये जो आई था इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस डी क्यू बाई डी टी। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो मेरे पास आ गया एक बार डिफ्रेंशिएशन, दो बार डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। बेटा मैं एल को नीचे ले आया, चलेगा ना? और हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है और ये आ गई है डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम लोगों ने कभी ना कभी पहले भी सॉल्व की थी। हमने एसएचएम चैप्टर के अंदर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी और हमने ये कहा था कि हम इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, है ना? इसका जो भी आंसर होगा उसको हम याद रख लेंगे, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहले से याद कर चुके हैं। और शायद इक्वेशन इस तरह से थी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको 2 बार इंटीग्रेट किया था और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इसका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसका भी ऐसा आना चाहिए, बस x की जगह q है और 1 अपॉन एल सी जो है उसकी जगह ओमेगा स्क्वायर है, बाकी सब सेम है। तो आप इससे कह सकते हो कि q इज इक्वल्स टू, ये a क्या है? x की मैक्सिमम वैल्यू। तो इस q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो सिचुएशन देख के लग रहा है कि इस स्मॉल q की मैक्सिमम वैल्यू तो कैपिटल q हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी कैपिटल Q है और फिर करंट लगातार बेटा इसमें से बाहर जा रहा है, तो ये Q तो लगातार घटेगा ही। तो इस प्लेट पर तो मैक्सिमम चार्ज ही कितना हो सकता है? कैपिटल Q हो सकता है। तो कैपिटल Q इंटू साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा नहीं बेटा, जहां पर ओमेगा स्क्वायर था वहां पर 1 अपॉन एल सी है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट एल सी इंटू टी प्लस थीटा। सिर्फ और सिर्फ थीटा निकालना रह गया है, निकाल लेते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे इस q की वैल्यू कैपिटल Q है। t इज इक्वल्स टू 0 पर प्लेट पर चार्ज कैपिटल Q है, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर q मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल Q। तो टाइम को तो 0 रख दो और q को कैपिटल Q रख दो, रख दिया मैंने। q इज इक्वल्स टू q टाइम्स साइन, ये तो 0 हो गया, प्लस थीटा। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 1, थीटा की वैल्यू आ गई है π/2। हालांकि साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को हम कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा दैट विल बी कैपिटल Q कॉस 1 अपॉन रूट एल सी इंटू टी। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस प्लेट पर जो चार्ज है वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, वो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू लगातार इस तरह से वेरी कर रहा है। और उसके वेरी करने का जो ओमेगा है वो ये है। और अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इस चार्ज के आने जाने का टाइम पीरियड क्या होगा, तो हम जानते हैं टाइम पीरियड इज ऑलवेज 2π/ओमेगा। ओमेगा बेटा 1 अपॉन रूट एल सी है, तो आप लिख सकते हो दैट इज 2π रूट एल सी। ये हमारा टाइम पीरियड है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि बार बार चार्ज के आने जाने का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कह सकते हो दैट इज 1 अपॉन टी एंड दैट इज ऑफ कोर्स 1 अपॉन 2π रूट एल सी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो पूरे के पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चार्ज के बार बार आने जाने को तुम इस तरह से बड़े आराम से इस इक्वेशन से देख सकते हो। ओमेगा भी आपको पता है, टाइम पीरियड भी आपको पता है,
और फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है। अच्छे रिजल्ट हैं, चाहो तो बेटा आप इनको याद कर सकते हो। मैं यहां पर थोड़ा सा करंट के बारे में बताना चाहता हूं कि करंट कितना होगा। सुनना बेटा, अगर चार्ज पता है तो याद कीजिए कि करंट जो था वो तो माइनस dq/dt था। तो अगर हम चार्ज निकाल सकते हैं तो करंट भी निकाल सकते हैं, तो माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, तो q तो ठीक है बेटा, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 1/√LC इंटू टी अपॉन √LC। तो आपका करंट भी जो है वो लगातार इस तरह से साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, इस तरह से साइनोसॉइडली आपका करंट भी वेरी कर रहा है। और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Q/√LC है। इस केस में, इस सवाल के अंदर करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है Q/√LC है। ठीक है ना, ये एक बार चार्ज और एक बार जो करंट के एक्सप्रेशन है, इनको हल्का सा याद रखना, अदरवाइज तुम कॉपी में देखते रहना। मैं कुछ इन एक्सप्रेशंस को लेकर कुछ ना डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, तो आप रिलेट करते रहना आराम से। सुनिए बच्चों, आपके जो एक्सप्रेशन है उनमें एक बार t इज इक्वल्स टू 0 रखना। अगर आप t इक्वल टू 0 रखोगे तो चार्ज आपका कैपिटल Q आएगा और करंट आपका 0 आएगा। रख के देख लेना बेटा, एक बार आना ही था, क्योंकि t इज इक्वल्स टू 0 पर तो सारा का सारा जो चार्ज है वो कैपेसिटर के पास है। अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छी खासी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, और ऑफ कोर्स करंट आपका 0 है। तो इस सिचुएशन में अगर देखो तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, और उसकी वैल्यू है Q²/2C। कोई मुझसे पूछे कि इस टाइम पर मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, तो 0 है, क्योंकि करंट 0 तो मैग्नेटिक एनर्जी तो 0। आप एक बार टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T/4 रख के देखो, मतलब टाइम को तुम π/2 टाइम्स √LC रख के देखो। जैसे आप रख के देखोगे आपको दिख जाएगा कि चार्ज की वैल्यू तो 0 है और करंट की जो वैल्यू है वो Q/√LC है। ये अपना मैक्सिमम करंट है बेटा। तो इस टाइम पर आपका जो कैपेसिटर है, इनकी प्लेट्स के पास 0 चार्ज है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन यहां पर तगड़ा करंट है। तगड़ा करंट है तो यहां पर तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, और तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑफ कोर्स तगड़ी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इस इंस्टेंट पर मैं आपसे पूछूं कि कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो आप बोलोगे सर चार्ज का स्क्वायर/2C, चार्ज है 0 तो एनर्जी है 0। मैं आपसे पूछूं कितनी मैग्नेटिक एनर्जी है, तो आपका जवाब होगा सर ½ I² करना, तो Q²/LC। L से L क्या हो गया, कैंसिल, और ये मेरे पास आ गया Q²/2C। ½ Li² लिख रहे हो फिर भी Q²/2C रहा है, आना ही था। यही एनर्जी तो इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, करंट जा रहा है ऐसे, और अगर करंट यहां जा रहा तो यहां पर चार्ज पॉजिटिव क्रिएट करेगा, यहां पर करंट यूं जा रहा तो यहां पर चार्ज नेगेटिव क्रिएट करेगा। जैसे ही आपका टाइम कैपिटल T/2 हुआ, मतलब पाई टाइम्स √LC हुआ, वैसे आप देख सकते हो Q की वैल्यू आ जाएगी -Q और करंट की वैल्यू आ जाएगी 0, और डायग्राम विल बी लाइक दिस। -Q आने का मतलब ये है कि इस टाइम पर करंट यूं आया, तो अब इस वाली प्लेट पर चार्ज -Q, इस वाली प्लेट पर चार्ज Q, इस वाले पर -Q, इस वाले पर +Q। इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी आ जाएगी मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में ऑफ कोर्स अपोजिट आ जाएगी,
और एनर्जी भी आपके पास उतनी आ जाएगी जितनी पहले थी। इस टाइम पर मैं आपसे पूछूं कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, आपका जवाब होगा Q²/2c। मैं आपसे पूछूं कितनी मैग्नेटिक एनर्जी है, आपका जवाब होगा सर कोई करंट ही नहीं है तो ऑफ कोर्स एनर्जी तो 0। आगे चले बच्चों, जैसे मैंने कहा कि टाइम को तुम एक बार 3t/4 रख दो, मतलब 3π/2 टाइम्स √LC रख के देख लो। देख लेना बेटा, मेरे ख्याल से चार्ज की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और करंट की जो वैल्यू है वो -Q/√LC आ जाएगी। एक बार चेक करना। तो चार्ज की वैल्यू 0 का अर्थ ये हो गया है कि आपकी जो प्लेट्स हैं उन पर चार्ज 0 और जो करंट है वो U नहीं है, करंट U है। और इस टाइम फिर से आपका मैक्सिमम करंट है और करंट का सिर्फ अगर वैल्यू लिखना चाहूं तो Q/√LC है। ये माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा था, माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ बता रहा था कि करंट ऐसे नहीं है, करंट ऐसे। फिर से आपके फिर से आपके पास तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, तगड़ी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इस टाइम पर कोई मुझसे पूछेगा सर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, 0। कितनी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, बड़ा लिख देना 12LI² का फॉर्मूला भले ही लगा दो, आंसर आपका वही आएगा Q²/2c। ठीक है। और अगर मैंने टाइम को T/4 रख दिया, सॉरी बेटा, टाइम को मैंने अगर वापस से कैपिटल T रख दिया, कैपिटल T रखने पर वापस से वही कहानी वापस आ जाएगी। रख के देख लेना, जैसे कैपिटल T रखोगे चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q आ जाएगी, करंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बार बार आपका जो सिस्टम है वो चार्ज और करंट को इस तरह से वेरी करेगा। ये T = 0 पर, ये T/4 पर, ये T/2 पर, ये 3t/4 पर, ये फिर से T पर, ये 5t/4 पर, बेटा ये आपका 6t/4 पर, ये 7t/4 पर, ये वापस से 2t पर, ये आपका 9t/4 पर, ये 10t/4 पर, ये 11t/4 पर, ये आपका वापस से 3t पर। ऐसे लगातार इनडेफिनेट टाइम तक के लिए बेटा चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा और करंट भी ऑसिलेट करता रहेगा। एनर्जी सिस्टम से गायब नहीं हुई है, कारण आप लोग जानते ही हैं। और सिस्टम में से बेटा चार्ज नहीं भागा है, एनर्जी नहीं भागी है, इसके पीछे कारण आप जानते हो कि हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं रखा। चलिए बच्चों, जो हम बातें डिस्कस कर रहे थे उसको हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैपेसिटर है जिसके पास कैपेसिटेंस C है और चार्ज Q है, उसको मैंने एक इंडक्टर से शॉर्ट कर दिया, इंडक्टर से दोनों प्लेट्स को इस तरह से जोड़ दिया। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो आपके पास L है। किसी टाइम T पर मान लीजिए कि कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो घटने के बाद स्मॉल q हो गया, यहाँ -q। चार्ज घट गया है तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर घट गई है तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी घट गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी घट गई है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ गई है। मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ गई है, इसका मतलब ज़रूर सिस्टम में कोई ना कोई करंट आ गया है, और करंट आ गया है तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। हम एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन भी बना सकते हैं जो हमारे काफ़ी काम की हो सकती है, और वो इक्वेशन है कि शुरुआत में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, दैट इज Q²/2c। इंडक्टर के पास किसी प्रकार की कोई एनर्जी थी ही नहीं। अब कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है वो है आपके पास Q²/2c, और इंडक्टर के पास एनर्जी है 12LI²। यहाँ से ये हाफ तो शायद कैंसिल आउट करना ठीक रहेगा, हम I को बड़े आराम से लिख सकते हैं, दैट इज 1/√LC √,
क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। कभी भी अगर कैपेसिटर पर चार्ज अगर चेंज होगा तो कितने चार्ज पर कितना करंट होगा, इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस इक्वेशन को याद करो, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन है, आप खुद लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से आपको एक हल्का सा एक कंपेरिजन बताना चाहूँगा। और वो कंपेरिजन इस तरह का है कि इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने ना स्प्रिंग मास सिस्टम या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी देखी थी। याद कीजिए कि जिस तरह से यहाँ पर चार्ज और करंट लगातार ऑसिलेट हो रहे हैं, वैसे ही स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर भी बार बार पोजीशन और वेलोसिटीज भी ऑसिलेट किया करती थी, और काफ़ी हद तक उनकी इक्वेशंस भी ऐसे ही आया करती थी। मैं कुछ कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको, मैं एक छोटा सा कंपैरिजन बता रहा हूँ जो हो सकता है कि हमारे कभी काम आए। हमारा ये सिंपल एलसी ऑसिलेशन का कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ किससे, एक स्प्रिंग मास सिस्टम से जिसमें m मास का ब्लॉक है, और उसको मैंने ऐसे शुरुआत में a डिस्टेंस ले जाके ऐसे रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो ऑफ कोर्स बार बार लगातार ये ऑसिलेट करेगा, और उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपके पास k है। ठीक है, किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x है, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी v है। x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास कैपिटल A है। ठीक है, बाकी वेलोसिटीज वगैरह हमें बड़े आराम से निकालनी आती है। इसका ओमेगा हमें पता है, दैट इज ऑफ कोर्स रूट के बाई एम। टाइम पीरियड हमें पता है, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के। जिस तरह से इसमें पोजीशन और वेलोसिटी बार बार ऑसिलेट कर रही थी, वैसे ही आप जानते हैं कि यहाँ पर चार्ज और करंट भी ऑसिलेट कर रहे हैं। जरा देखना, इस केस में आपकी पोजीशन वेरी कर रही थी, x इज इक्वल्स टू a टाइम्स कॉस ओमेगा टी, और हमारे कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो ऑसिलेट कर रहा है q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल सेम सी लग रहा है, बिल्कुल सेम सी लग रहा है। बस इतना, हाँ, यहां पर ओमेगा की जो वैल्यू है वो है रूट के बाई एम, और यहां पर जो ओमेगा की वैल्यू है वो है 1/√LC। वो है 1/√LC। यहां पर एम्पलीट्यूड A है, यहां पर एम्पलीट्यूड Q है, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर चार्ज। ठीक है, यहां पर हमने वेलोसिटी निकाली, इसको डिफरेंशियल करके निकाल सकते हैं, दैट इज A ओमेगा साइन ओमेगा टाइम्स, ऐसे बेटा कुछ होगा तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, एक तरह से ऐसे बोल दो। वेलोसिटी में तो बड़ा हमें प्लस माइनस का चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें तो हमारे पास बड़ा करंट भी आ गया था, करंट भी आ गया था, और करंट हमारे पास आ गया, दैट इज Q ओमेगा साइन ओमेगा टी। हमारे पास यहाँ पर स्पीड की जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो आई थी A ओमेगा, और यहाँ पर हमारे पास करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आई है दैट इज ऑफ कोर्स Q ओमेगा। बस अंतर इस बात का है कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम है, और यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू है वो 1/√LC है कि नहीं। ये वाली वेलोसिटी हम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा करते थे, और हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था v इज इक्वल्स टू ओमेगा √A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई रियली होप आपको याद होगा। उसी तरह से यहाँ पर हम करंट लिख सकते हैं कि करंट इज ओमेगा टाइम्स √, चार्ज के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस किसी भी टाइम पर चार्ज का स्क्वायर, किसी भी टाइम पर चार्ज का स्क्वायर। समझ गए इस बात को? तो आपने रिप्लेस कर लिया, काफी हद तक मामला बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बस जो वहां पर डिस्प्लेसमेंट था वो इस टाइम चार्ज है, वहां पर जो वेलोसिटी थी वो इस टाइम करंट है, वहां पर जो ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम थी वो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 1/√LC है। वहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर टाइम पीरियड की वैल्यू t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई के थी, वही टाइम पीरियड यहाँ पर 2 पाई रूट LC है। ये काफ़ी हमने इस तरह से कंपेरिजन्स कर लिए, हमने काफ़ी हद तक इस तरह से कंपेरिजन्स कर लिए। ठीक है बच्चों, बढ़िया है, तो अच्छा है। मैं एक हल्का सा ऐसे एक छोटा सा कंपैरिजन और बताना चाहूँगा। जिस तरह से ना इस तरह की एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन हम वहाँ पर भी लिखा करते थे। वहाँ पर हम लिखा करते थे कि पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में हुआ करती थी हाफ के A स्क्वायर, बाद में कभी, और काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में 0,
कभी भी अगर x डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उस टाइम पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सर इससे बताना क्या चाहते हो? बेटा मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जो तेरा आई था उसकी जगह वी आ गया। आप बोलोगे हाँ सर लिख तो लिया कि आई की जगह वी आ जाएगा या वी की जगह आई आ जाएगा। सर पता है मेरे को पहले से। बेटा जहाँ पर चार्ज था वहाँ पर एक्स आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता तो है मेरे को, जहाँ पर x था वहाँ पर q, जहाँ पर q है वहाँ पर x। बिल्कुल काफ़ी हद तक ये एनर्जी बैठती रही है। जहाँ पर आपके पास चार्ज का एम्पलीट्यूड था वहाँ पर आपके पास अब डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड ऊपर बिल्कुल एक जैसे से लग रहे हैं। अच्छी बात है। मैं यहाँ से एक दो बातें और बताना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पर k था ना वैसे बेटा यहाँ पर 1/c है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जहां पर k था ना यहां पर हमारे पास 1/c है। ऐसे मान लो कभी इक्वेशंस वगैरह बनानी पड़े तो काम आ सकती है। कंपैरिजन से फायदा होता है। हालांकि हमने सारे डेरिवेशन को कंपैरिजन थोड़ी की है, हमने तो प्रॉपर डेरिवेशंस की है, लेकिन ऐसे कंपैरिजन से हो सकता है किसी बच्चे को और आसान लगे। तो जहां कहीं k था वहां पर आपके पास 1/c आ गया है। और तो और बेटा जहां पर आपके पास m था वहां पर l आ गया है, जहां पर मास था वहां पर आपके पास एल आ गया। तो इतने सारे अगर कन्वर्जन अगर मैं याद रखूं तो मैं कहूँगा कि जैसा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन था, स्प्रिंग मास सिस्टम था, काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसा का वैसा अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मुझे कंपैरिजन अच्छा लगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कंपैरिजन से आपको सवाल करने हैं, ये तो ऐसे ही थोड़ा आपको फैसिनेट करने के लिए था कि देखो बेटा वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी साइनसोइडली वेरी कर रही है और यहाँ पर आपके पास चार्ज और करंट साइनसोइडली वेरी कर रहे हैं। मैंने बस वो प्लस माइनस नहीं लगाया, बाकी तो खैर बड़ा बिल्कुल सेम सी बात है कि नहीं, बिल्कुल सेम सही। तो मुझे कंपैरिजन थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है, बाकी आपको सर कंपैरिजन की कहाँ ज़रूरत थी, आपने तो पूरी इक्वेशन सॉल्व ही किया मोर और लेस। तो वैसे मान लेंगे हम बेटा वैसे अपने किया तो है, ऐसा तो है नहीं कि अपने डायरेक्टली लिख दिया। हाँ, कंपैरिजन से अगर याद रहे तो हो सकता कभी हमें आसानी हल्की फुल्की रहे। ठीक है, चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि फॉर्मूले से ना करें, अपन सवाल को है ना लॉजिक से करें। सवाल आपके पास इस तरह से, कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, एक इंडक्टर जोड़ रखा बेटा इस तरह से जिसमें शुरुआत में कोई करंट नहीं है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L दे रखा है। सवाल ये है फाइंड करंट इन सर्किट व्हेन capacitor has half of the maximum charge। कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज का जब हाफ होगा उस टाइम पर सर्किट में कितना करंट होगा। तो किसी न किसी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज घटते घटते मैक्सिमम चार्ज का हाफ हो जाएगा, तो उस टाइम पर हमसे पूछा है करंट कितना होगा। तो वैसे तुम्हारे पास फॉर्मूला बेटा सीधा ही है, V = ओमेगा √(q² - q²। लगा सकते हो बेटा, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। फॉर्मूला लगाने का मन ना हो तो आप कह सकते हो कि सर एनर्जी कंजर्वेशन लगा लूंगा। बेटा इस स्मॉल q को ऑफ कोर्स आप q/2 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। और कोई कहते हैं सर नहीं सर मैं फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना चाह रहा, सर मैं तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। बिल्कुल लगाओ। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के पास एनर्जी थी q²/2c। इंडक्टर के पास शुरुआत में कोई एनर्जी नहीं थी। इस सवाल में हो सकता है कल को कोई और सवाल हो जिसमें शुरुआत बता दिया जाएगी कि शुरुआत में करंट भी है 5 एम्पियर, तो हम हाफ L5 का स्क्वायर लिख देंगे। हम छोड़ेंगे थोड़ी, हम तो तब भी कर देंगे। लेकिन अभी बेटा कोई करंट नहीं था तो मैंने 0 लिख दिया। अब कितनी एनर्जी है, तो आप बोलो सर चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स C प्लस हाफ Li²। तो मेरे पास आंसर आ गया है q²/2c 1 - 1/4 दैट इज इक्वल्स टू हाफ Li²। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और हमारे पास मैंने कैलकुलेशन सही तो किया ना, दैट इज 3q²/4
एल सी इज इक्वल्स टू आई का स्क्वायर। बेटा आई की वैल्यू आ गई है, आई की वैल्यू आ गई √3/2 क्यू अपॉन √LC। इस टाइम पर सर्किट में कितना करंट होगा वो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूला लगाया होता तब भी बेटा यही आंसर आता, और अगर आपने इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ की तब भी आपका आंसर तो सेम ही आएगा। बेटा इसका उल्टा सवाल भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे कि इंडक्टर में जब करंट मैक्सिमम का हाफ होगा तब कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। कर लेना बेटा, इंडक्टर पर मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, Q अपॉन √LC, उसका हाफ Q अपॉन √LC, नीचे 2 भी लगा देना, बस वो हाफ LI² में उस करंट को रख दो और ये आपका चार्ज आ जाएगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर मैं इक्वेशंस आती है तो हम सारे के सारे काम कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ये LC ऑसिलेशन की सारी बातें हमारे दिमाग में रहें थोड़ा बहुत ही अच्छी बात है, और मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बड़ा उसके रिजल्ट आते हैं, सारी बातें आपको बता दी है। एक छोटा सा काम और, दैट इज डैम्प्ड LC ऑसिलेशन। याद कीजिए कि डैम्प्ड ऑसिलेशन हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा था, मोर और लेस वैसा का वैसा ही है ना। वैसे थोड़ा टफ टॉपिक है, ठीक है, और ना ऐसे थोड़ा पढ़ाते वक्त भी लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना जेईई मेन के अंदर इसका सवाल इस साल भी पूछा है, एक बार पहले ही पूछ रखा है, और जो डैम्प्ड ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला है ना, उसमें भी 2-3 बार सवाल पूछ रखे हैं, तो हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चल लो कि 99% बच्चों को इसका फॉर्मूला तक नहीं आता है ना, वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, है ना, और जो फ्री के 4 नंबर होते हैं वहाँ पर भी 0 आ रहे होते हैं, -1 आ रहे होते हैं। अपन इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेंगे, अपन सारा का सारा इसको देख ही लेते हैं, और अगर इस पर कोई सवाल आए तो मैं सारा का सारा फॉर्मूला सारी बातें बता ही रहा हूँ, उसी में से आएगा, उसी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेन के हिसाब से अगर देखें तो। और एडवांस में तो ऑफ कोर्स कोर्स में है नहीं, लेकिन एडवांस वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, भले ही कोर्स में ना हो पूछ तो सकते ही हैं, है ना, उनकी तो मर्जी है खुद की। थोड़ा बहुत नाम से बड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि इस बार डैम्पिंग होगी। डैम्पिंग होगी इस बात का अर्थ ये है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स है, जो शुरुआत में फुल्ली चार्ज्ड है Q एंड -Q, कैपेसिटेंस है C, उनको हमने जोड़ दिया है एक ऐसे तार से जिसके पास इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। और ये थोड़ी प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि आज तक तुम क्या कर रहे थे, सिर्फ इंडक्टर से जोड़ रहे थे, ऐसा कोई तार होता ही नहीं जिसके पास सिर्फ इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ना हो। प्रैक्टिकल में तो ऑब्वियस बात है, हर तार के पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो हमने एक ऐसे तार से जोड़ दिया जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है और जिसका रेजिस्टेंस आपके पास R है। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को मैंने एक ऐसे वायर से जोड़ दिया जिसने बीच में ऐसे लूप्स वूप्स बना रखे हैं, और फिर ऐसे जोड़ दिया मैंने। तो लूप्स बना रखे हैं तो इंडक्टेंस तो वैसे ही आ गया, और तार है तो रेजिस्टेंस तो उसमें होना ही बेटा। है ना। चलिए इसमें क्या होता है देखते हैं, किसी भी टाइम पर चार्ज कितना होगा इसको हल्का फुल्का सोचते हैं। ये कहानी थी t = 0 की। किसी भी टाइम t पर हमारे इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो घटकर मान लेते हैं बेटा स्मॉल q हो गया, कैपेसिटेंस C, और इस टाइम पर इस इंडक्टर में से और इस रेजिस्टेंस में से कुछ न कुछ करंट गुजर रहा है। करंट इज गोइंग लाइक दिस। करंट ऐसे, ठीक है बेटा। इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास R। फेयर इनफ। अगर मैं कहूं कि बेटा यहां पर KVL लगाऊं, आपको वो सर बिल्कुल बहुत आसान सा KVL है, लगा देंगे। सॉल्व कर पाए ना कर पाए KVL लिख तो सकते ही है।
चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, नेगेटिव ऑफ पहली प्लेट पे चार्ज डिवाइड बाई सी, तो माइनस ऑफ माइनस क्यू बाई सी। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इंडक्टर में करंट की तरफ गए तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गया तो माइनस आई आर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास आ गया Q बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। हमें एक इक्वेशन और पता है, करंट यूं जा रहा है वो इस Q को घटाएगा, सो आई कैन से कि I इज माइनस डी क्यू बाई डी टी। इस I को उठाओ यहां रख दो, तो मेरे पास आ गया Q बाई सी माइनस एल डी बाई डी टी ऑफ आई। आई क्या बेटा, माइनस डी क्यू बाई डी, माइनस आके बाहर डी क्यू बाई डी टी माइनस आई आर। आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। बेटा डी क्यू बाई डी टी का एक बार डिफरेंशियल हो तो डबल डिफरेंशियल हो गया। मेरे पास इक्वेशन आ गई है डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल टाइम्स डी क्यू बाई डी टी प्लस Q अपॉन एल सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे 12th तक के जेई एडवांस तक के सिलेबस में नहीं है। कॉलेज वगैरह में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते भी हैं और काम भी आती है, लेकिन हमने इस तरह के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, याद कर रखा है, और वही आंसर हम वापस से चिपका देंगे। सर कब याद किया था, बेटा एसएचएम में याद किया था। सर हमें तो याद नहीं है, मैं याद करा देता हूँ, मैं अभी दिखा देता हूँ कि अपन ने एसएचएम के अंदर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देखी थी और उसका क्या आंसर याद किया था। सुनना बेटा, एसएचएम के अंदर हम लोगों ने देखा कि कोई पार्टिकल इस तरह से मेन पोजीशन से अगर x डिस्टेंस दूर है तो नीचे वाली सरफेस जो है वो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, वो हमारा डैम्पिंग फोर्स है। क्या है, डैम्पिंग फोर्स। जिस तरह से इस केस में m मास के ब्लॉक के पास अगर वेलोसिटी v पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ एक डैम्पिंग फोर्स लगेगा एयर रेजिस्टेंस का, दैट विल बी b इंटू वी। ये जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और यही फोर्स इस सिस्टम में से लगातार एनर्जी कम करेगा, और इसी कारण से ये जो ब्लॉक है ना, ये बार बार यूं ऑसिलेट करता 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 लगातार एम्पलीट्यूड घटते 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 फाइनली ऐसे आके रुक जाएगा। अगर ये एयर रेजिस्टेंस का फोर्स होता ही नहीं तो नीचे वाले सरफेस तो वैसे स्मूथ है, फिर तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए इस तरह से लगातार ऑसिलेट करता रहता। बिल्कुल इस केस में भी यही कहानी है, सेम कहानी है। अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो ये चार्ज करंट इनफाइनाइट टाइम के लिए लगातार ऑसिलेट करते रहते, जैसे एलसी ऑसिलेशन में करते भी हैं। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है लगातार सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकालेगा, बिल्कुल वैसे जैसे ये एयर रेजिस्टेंस का एयर रेजिस्टेंस का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगातार सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकाल रहा है। ये ना होता तो इनडेफिनिट टाइम के लिए आपका ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा होता, रेजिस्टेंस ना होता तो इनडेफिनिट टाइम के लिए आपके चार्ज और करंट लगातार ऑसिलेट कर रहे होते, है कि नहीं। लेकिन यहां पर ये लगातार सिस्टम में से एनर्जी डैम्प करेगा, कम करेगा, तो कहानी काफी हद तक सेम है। इस केस में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, पीछे की तरफ एक फोर्स है माइनस के एक्स, पीछे की तरफ एक फोर्स है माइनस बी इंटू वी, वी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैं लिख सकता हूँ डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखना बेटा,
ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन और ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक जैसे से लग रही है, बस इतना सा डिफरेंस है कि q की जगह x है। आप बोलोगे हाँ सर x और q मैं समझता हूँ, हम पहले भी देख चुके हैं, है बेटा 1/LC और k/m। तो हाँ सर बिल्कुल पता है मेरे को कि हमारा ओमेगा नॉट जो था वो इस केस में हमारा हुआ करता था √k/m और इस केस में हमारे पास होता था 1/√LC। रिप्लेसेबल है, हमें पता है, ठीक है। ये जो b/m आया है, ये जो b/m आया इसकी जगह आ गया r/l। b/m सॉरी हाँ, ये जो b/m है उसकी जगह आ गया r/l। m की जगह तो l आ ही रहा था पहले भी, याद है ना। अब b की जगह r आ गया, आना भी चाहिए था। यहाँ पर इस फिजिकल केस में b रेस्पॉन्सिबल है लगातार सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकालने के लिए, और इस केस में ये r रेस्पॉन्सिबल है सिस्टम में से एनर्जी निकालने के लिए। तो सर कंपैरिजन करने से फायदा क्या हुआ मुझे? बेटा कंपैरिजन करने से हमें ये फायदा हुआ कि इसका आंसर हम लोगों ने 11वीं क्लास में याद किया था। क्या याद किया था? कि डिस्प्लेसमेंट विल बी एम्पलीट्यूड इंटू e⁻⁻ इंटू cos ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस और ओमेगा डैश की जो वैल्यू थी वो थी कि हमारा जो इन जनरल जो ओमेगा होता है उसका स्क्वायर, मतलब इन जनरल मतलब कि डैम्पिंग ना होता तो जो ओमेगा है बेटा वही अपना √k/m, उसका स्क्वायर माइनस b/2m का होल स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट था, इस पर हम पूरी की पूरी बात कर चुके हैं क्लास के अंदर, है ना। वही रिजल्ट में वही रिजल्ट मैं यहां पर लगा दूंगा। मैं कहूंगा यहां पर x था, यहां पर q, यहां पर x का एम्पलीट्यूड, यहां पर चार्ज का एम्पलीट्यूड q, e⁻bt/2m। बेटा b/m को हम क्या लिख सकते हैं? r/l। तो माइनस RT/2l। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? b/m की जगह लिख दो r/l, इंटू cos ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। और ओमेगा डैश हम जानते हैं जो हमारा पहले ओमेगा था जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, माइनस b/2m का होल स्क्वायर। बेटा b/m को हम r/l लिख रहे हैं, तो r/2l का होल स्क्वायर। बेटा पहले वाला ओमेगा हमें याद है, इस केस में तो बड़ा ओमेगा √k/m होता है, हमारे वाले केस में बड़ा 1/√LC होता है। उसका स्क्वायर करना है तो 1/LC लिख लो सिर्फ। ये आपका ओमेगा डैश। ये बेटा आपका चार्ज है, ये चार्ज लगातार टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। मैं इसका ग्राफ ही बना देता हूं कि चार्ज किस तरह से लगातार वेरी कर रहा है। ग्राफ इस तरह का मैंने आपको पहले ही बनाना सिखा रखा है, और चार्ज का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, एंड चार्ज इज वेरिंग लाइक दिस, कि अगर ये Q है और ये अगर टाइम है तो चार्ज भले ही शुरुआत में Q हो, फिर वो लगातार मतलब चार्ज बार बार ऐसे ऑसिलेट तो करेगा, आएगा जाएगा, फिर लगातार घटते 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 इन कैपेसिटर्स पर फाइनल चार्ज 0 रह जाएगा और सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी गायब हो जाएगी। सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी गायब हो जाएगी, सारे के सारे इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी भी गायब हो जाएगी। आप जानते हैं कौन ले गया? ये रेजिस्टेंस ले गया लगातार। तो चार्ज जो है वो लगातार इस तरह से लगातार घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, ये हमारा आंसर बेटा। ठीक, तो चार्ज जो है वो किस तरह से लगातार वेरी कर रहा है हम बड़े आराम से इस तरह से सोच सकते हैं, कोई इतना बड़ा टास्क इसमें नहीं है। मैं यहां पर एक शब्द और यूज करूंगा, इस शब्द के ऊपर
RLC सर्किट के अंदर, मतलब ये बेटा डैम्प्ड LC ऑसिलेशन के अंदर कोई सवाल नहीं पूछ रखा, लेकिन उसमें पूछ रखा है अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले में पूछ रखा है, और वह है क्रिटिकल डैम्पिंग। बड़ा क्रिटिकल डैम्पिंग वाले केस में मैं सिर्फ स्टेट कर रहा हूँ इस बात को कि हमारा ये जो ओमेगा आया ना, ओमेगा डैश, इसको ज़ीरो कर दो, और इसको ज़ीरो करने के लिए आपकी जो टर्म्स हैं ये दोनों बराबर हो जानी चाहिए, और हमारे पास आ जाएगा कि 1/LC इज इक्वल्स टू R² अपॉन 4L², और हमारे पास आ जाएगा R² इज इक्वल्स टू 4LC। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये आपकी क्रिटिकल डैम्पिंग है। सर क्रिटिकल डैम्पिंग का अर्थ क्या हो गया बेटा? क्रिटिकल डैम्पिंग का ये अर्थ हो गया कि ओमेगा डैश वाली टर्म गायब ही हो गई। अगर ये ओमेगा डैश वाली टर्म अगर गायब ही हो गई तो आपको जो चार्ज है ना वो सिर्फ ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। चार्ज कैसे डिक्रीज हो रहा है? एक्सपोनेंशियली। अब वो साइनोसॉइडल वाला फंक्शन है ही नहीं, और आप कह सकते हो कि आपके जो कैपेसिटर है उसके पास जो चार्ज होगा वो यूं करते 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 ऐसे डिके हो जाएगा, ऐसे करते करते आपका डिके हो जाएगा। बट इस केस में आपका जो आर है वो सफिशिएंटली हाई होना चाहिए। आर की जो वैल्यू है वो √2 टाइम्स LC, मतलब √4LC के बराबर होनी चाहिए, तब जाके बेटा आपका इस तरह से चार्ज वेरी करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डैम्प्ड LC ऑसिलेशन। आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ना जेईई मेन में अगर कोई सवाल आएगा तो अपन ने जो कुछ बोर्ड पे लिखा है उसमें से आएगा। फॉर्मूले किस तरह से याद करने हो और आपको दो बार ना याद करने पड़े, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको कंपैरिजन बता दिया कि जैसे जैसे फॉर्मूले वहाँ पर थे बेटा वैसे से फॉर्मूले यहाँ पर है। बस आप इतना चेंज कर लेना कि जहाँ पर K था वहाँ पर 1/C आ गया, जहाँ पर M था वहाँ पर L आ गया, जहाँ पर वहाँ पर X था यहाँ पर Q आ गया, वहाँ पर कैपिटल A था यहाँ पर कैपिटल Q आ गया, वहाँ पर V था यहाँ पर I आ गया। बाकी सारी कहानी मोर, अच्छा हाँ, वहाँ पर B था यहाँ पर R आ गया। बाकी सारी कहानी मोर और लेस सेम ही है। आपको दो बार फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, है ना, एक बार में बन जाएगा। मैंने कौन सा को दोबारा फॉर्मूला निकाला, मैंने तो वही फॉर्मूला वापस से चिपका दिए, है ना, बस ठीक है, दोबारा देख रहे हो क्या, और कोई बड़ा काम नहीं है। आपने बेटा ये सब, है ना, 11th क्लास के टॉपिक्स में पढ़ भी रखा होगा, बाकी मैंने भी पूरा बता दिया है ना, अब कोई ज़रूरत नहीं। बल्कि किसी ने अगर 11th क्लास में ये ना पढ़ रखा हो तो जो मैंने अब बताया उससे तुम रिलेट कर सकते हो कि हाँ यार यही वाले सारे के सारे फॉर्मूले डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर, SHM के अंदर भी तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो दो बार पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, एक बार में काम चल जाएगा। चलिए बच्चों, एक सवाल है, टफ है, ठीक है। वो तो बड़ा LC ऑसिलेशन, डैम्प्ड LC ऑसिलेशन तो सारे थ्योरेटिकल काम थे। एक सवाल और कर लेते हैं, है ना, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, टफ सवाल है। सुनिएगा, थोड़ी आइडियल कंडीशन है। आपके पास एक वर्टिकल फिक्स्ड रेल है, बड़ा फिक्स्ड रेल है, और इसमें ये एक आइडियल सोलेनॉइड या बड़ा आइडियल इंडक्टर लगा रखा मैंने ऐसे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये आपके पास वर्टिकल प्लेन में सारा अरेंजमेंट है, और ये बड़ा आपकी फिक्स्ड रेल है। इसका बड़ा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास L है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास L है, और ये बड़ा फिक्स्ड रेल है वर्टिकल प्लेन में ऐसे। ये आपके पास एक M मास की L लेंथ की बड़ा मेटल की रॉड है, और कोई रेजिस्टेंस नहीं बेटा, कोई रेजिस्टेंस नहीं। अगर रेजिस्टेंस हो गया तो बड़ा इक्वेशन हो सकता है कि इतनी टफ बन जाए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए कि हम सॉल्व ना कर पाए। ये सॉल्व हो जाए वही बड़ी बात है, ठीक है। x = 0 बेटा ये वाला पॉइंट है। नीचे आओगे तो आप बेटा x को प्लस मान सकते हो, ठीक है।
हमने इस रॉड को यहां से रिलीज किया। अब रॉड पर ऑफ कोर्स बेटा नीचे की तरफ mg रहेगा, तो रॉड तो नीचे आएगी। ठीक है, हाँ बेटा। इस तरह के डायनामिक्स के जो सवाल हैं हम लोगों ने कर रखे। कई बार बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ था, कई बार बेटा कैपेसिटर भी लगा हुआ था, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ था। इस तरह के सवाल हमने अभी किए थे थोड़े दिन पहले, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा, अब इंडक्टर पहली बार आया तो थोड़ा सा अलग तो है ही, लेकिन ठीक है अपन लोग कर लेंगे, है ना। अगर मैथमेटिक्स अगर हम ढंग से लगाएंगे तो अपन से हो ही जाएगा। कहाँ जाएगा, ये भी हो जाएगा। मैं सीधा ही सवाल पूछ लेना बेटा, ठीक है। At any time t, find position of rod, velocity of rod, current in circuit। सीधे ही पूछ लिया बेटा ने बड़े बड़े सवाल, ठीक है। इस बार मैंने ऐसे नहीं कहा कि बेटा टी टाइम पढ़ना, क्या बोलते थे बेटा और क्या बोलते थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन, करने ही वो सारे काम। इस बार मैंने सवाल लिखे हैं नहीं, है ना, करते हैं, है ना, करते हैं। तो बेटा बात ये कि किसी टाइम टी पर हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो रॉड है ये चलते चलते यहां आ गई, x डिस्टेंस नीचे आ गई, और इस रॉड के पास, अच्छा बेटा मैं एक बात बोलना तो भूल ही गया, इस पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ B। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती बेटा फिर तो ये रॉड लगातार गिरती रहती नीचे, लेकिन अब कुछ ना कुछ बेटा कांड होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी कि जैसे ये रॉड नीचे आएगी वैसे ये रॉड जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करेगी, और कट करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ की हम वैल्यू जानते हैं बेटा कितनी है, VBL। VBL फॉर्मूला लगा तो सकते हैं ना आपको भी, हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, रॉड के पास वेलोसिटी नीचे है, L ऐसे है, B ऐसे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कौन सा हायर पोटेंशियल कौन सा लोअर पोटेंशियल, तो उसके लिए याद होगा V क्रॉस B करो, V है ऐसे, B है ऐसे, V की तरफ हाथ ले गए, B की तरफ उंगलियां कड़ के अंगूठा आ गया इस तरफ, तो आप कह सकते हो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये VBL। मान लेते हैं कि इसके कारण कोई करंट ऐसे गया, जो करंट ऐसे गया इसके बाद इस रॉड पर कौन से फोर्सेस हैं, हमें आइडिया तो ये सवाल कैसे करते हैं। वर्टिकल प्लेन है तो ऑफ कोर्स रॉड पर नीचे की तरफ mg लग रहा है, अरे भाई उसी कारण तो लगातार नीचे आ रही थी। करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, L क्रॉस B, फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, और उस फोर्स का फॉर्मूला मेरे बच्चे जानते हैं, करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट और मैग्नेटिक फील्ड। कितना एंगल है, 90, तो साइन 90 तो 1 है, लिखने की कोई खास जरूरत ऐसी है नहीं। मोस्टली काम तो हमारा हो गया है, बस अब गणित लगानी बाकी है। अच्छा केवीएल लगा ले पहले, चलते गए लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना पोटेंशियल बढ़ेगा, VBL। चलते गए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर में करंट की तरफ गए तो -L di/dt एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। जहां चले थे वहीं पहुंच गए। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन तो बनाई। दूसरी इक्वेशन, इस पर mg नीचे ILB ऊपर, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया mg माइनस ILB, एंड नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हम जानते हैं बेटा dv/dt। ये मेरे पास पहली इक्वेशन, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन। कैसे करें सॉल्व, देखो यार इस इक्वेशन में यहाँ पर करंट है और यहाँ पर वेलोसिटी है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। करंट और वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ वेरी करेंगे,
यहाँ पर काश या तो वेलोसिटी होती है या फिर काश यहाँ पर करंट होता, दोनों तरफ एक जैसे टर्म होती तो सोल्व कर लेते ना, अब नहीं हो पाएगी। यहाँ पर भी ये दिक्कत है, यहाँ पर करंट है, यहाँ पर वेलोसिटी है, या तो पूरी इक्वेशन में करंट होता है या सिर्फ वेलोसिटी होती। तो मेरे पास एक प्लान है, एक काम करो, इस इक्वेशन को है ना टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सारी बात दिमाग में कहाँ से आई आपके? ये मेरे दिमाग में यहाँ से आया कि अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक di/dt आ जाएगा, उस di/dt को उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो फिर इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ v बचेगा, उसको हम शायद सॉल्व कर लेंगे, शायद सॉल्व कर लेंगे। देखो तो देखने पता लगेगा सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखते। इसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, mg तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल तो 0, माइनस l भी तो कांस्टेंट है, i का डिफरेंशियल टाइम के रेस्पेक्ट में di/dt, m तो कांस्टेंट है, dv/dt का एक डिफरेंशिएशन और आएगा d2v/dt²। अब यहां से di/dt उठाओ और यहां रख दो, तो मेरे पास आ गया vbl माइनस l इंटू di/dt। di/dt में लिख सकता हूं m अपॉन माइनस LB इंटू d2v/dt²। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, d2v/dt² प्लस BL ये लो बेटा, हमारे पास ऐसी एक इक्वेशन आ गई। एक बार चेक करना बेटा, मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया LM/LB से। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ये सब तो कांस्टेंट है यार, तो d2v/dt² प्लस सम कांस्टेंट इंटू v इज इक्वल्स टू 0। ये तो फिर से एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। लेकिन इस तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लोगों ने कभी ना कभी सॉल्व करके याद कर रखा है। जैसे याद नहीं है तो मैं याद कराता हूं। इस तरह की इक्वेशन थी d2x/dt² प्लस ω² इंटू x इक्वल्स टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ करता था x इज इक्वल्स टू a sin ωt प्लस फाई। तो हमने इसका सॉल्यूशन ये याद कर रखा है, हमारे बार बार काम आता है, याद करना ही चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन भी ऐसा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया v का, इट इज समथिंग लाइक x की जगह v रख दो। ये बेटा a कोई एम्पलीट्यूड वगैरह है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैंने एक नया टर्म लिख दी v0, एक ही बात है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। बेटा कंपेयर करना, यहाँ पर ω² और यहाँ पर ये b² L²/ml एक ही बात है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ BL/√ml इंटू टी प्लस फाई। ये हमारे पास वेलोसिटी है जो टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रही है। लेकिन अभी तक इस इक्वेशन में मुझे दो चीज़ें नहीं पता, एक तो ये v0 नहीं पता और दूसरा हमें ये फाई नहीं पता। काश हमें v0 पता हो और फाई पता हो, तब जाके हमसे ये सवाल बन पाएगा। आप v0 की जगह a लिखना चाहो बेटा a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पता तो है ही नहीं तो कुछ भी लिख दो। पहली बात, जब टाइम 0 है तो आपने इस रॉड को रेस्ट से रिलीज किया था, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो v को 0 पुट करो और t को 0 पुट करो। मैंने 0 पुट किया, t को 0 पुट किया, तो इससे मेरे पास फाई की वैल्यू आ गई 0। तो मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू v0 साइन ऑफ BL/√ml इंटू टी। ये ले बेटा, किसी भी टाइम पर आपकी वेलोसिटी ये होगी। लेकिन अगेन हमें v0 नहीं पता। यार v0 नहीं पता तो सवाल कैसे होगा? सवाल में हम v0 तो छोड़ नहीं सकते, v0 की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो मेरे पास एक प्लान है, t इज इक्वल्स टू 0 पर मुझे सिर्फ वेलोसिटी नहीं पता, मुझे एक चीज़ और पता है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर आपकी इस रॉड का एक्सेलरेशन क्या होगा।
सोचो कैसे। t इज इक्वल्स टू 0 पर रॉड के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, वेलोसिटी नहीं थी तो ईएमएफ नहीं था, ईएमएफ नहीं था तो करंट नहीं था, करंट नहीं था तो ऊपर की तरफ लगने वाला आईएल भी नहीं था। तो रॉड पर लगने वाला t इज इक्वल्स टू 0 पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स था, कौन सा, mg। तो अब पक्का पता है मुझे कि t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा जो एक्सेलरेशन है, जो dv/dt है, वो तो g होना चाहिए। तो सर करना जरा इसको डिफरेंशिएट, वेरी इजी। इसको डिफरेंशिएट किया, मेरे पास आ गया, बड़ा मुझे डी/dt निकालना है, तो v नॉट bl अपॉन रूट ml, बड़ा साइन का डिफरेंशियल, तो कॉस t को 0 रखना है तो 0, t को 0 रख दिया तो बाकी तो कुछ रखो ना रखो क्या फ़र्क पड़ता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। और इससे मेरे पास v नॉट की वैल्यू पता हो गई है, रूट ml इंटू जी अपॉन bl। हो बेटा बन गया अपना काम, तो बन गया अपना काम। तो आपने मुझसे पूछा बताओ वेलोसिटी क्या होगी किसी टाइम पर, बड़ा वेलोसिटी होगी v इज इक्वल्स टू वी नॉट की वैल्यू है रूट ml इंटू जी अपॉन bl इंटू साइन ऑफ ये ले बच्चे, ये आपके किसी भी टाइम पर वेलोसिटी आ गई है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी जो वो साइनसोइडली वेरी कर रही है, तो आप कह सकते हो कि हमारी जो रॉड है वो एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। अच्छी बात है, ठीक है। ये बड़ा आपका वेलोसिटी। सर मुझे डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, वो कौन सा मुश्किल काम है। वी नो दैट कि वेलोसिटी इज सिंपली dx/dt। अरे भाई इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, हमने मैथमेटिक्स का टफ वाला पोर्शन तो कर ही लिया है, तो आसान वाला है। तो जैसे मैंने v को dx/dt लिखा, dt को बड़ा ऊपर ले जाओ, मेरे पास आ गया dx इज इक्वल्स टू रूट ml इंटू जी अपॉन bl इंटू साइन ऑफ bl ये 0 से x तक, ये बड़ा ऑफ कोर्स 0 से t तक। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो आ गया x, और बड़ा यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है तो पहले बड़ा t के कोफिशिएंट से करो डिवाइड। तो मेरे ख्याल से डिवाइड करूँगा तो ml/g ऊपर b² l² नीचे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो किसी भी टाइम पर हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, बड़ा क्या आ गया, mlg अपॉन b² l², 1 माइनस कॉस ऑफ BLT अपॉन रूट ml। ये हमारा x है, ये हमारा x है। सिंपल हार्मोनिक जैसे इक्वेशन है, तो इसका आपका जो ब्लॉक होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। t इज इक्वल्स टू 0 बड़ा पटकना चाहो पटक लो, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, आना ही चाहिए। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब इसकी वैल्यू बेटा पाई होगी, कॉस पाई की वैल्यू -1 आ जाएगी, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2 mlg अपॉन b² l²। तो x की लीस्ट वैल्यू तो 0 है, एक्सट्रीम वैल्यू बढ़ाई है, तो आपका जो ब्लॉक है बड़ा ऐसे ऐसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस तरीके से लगातार ऑसिलेट करता रहेगा। x की लीस्ट वैल्यू और x की हाईएस्ट वैल्यू के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको तुम 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो। तो आप कह सकते हो कि सर मुझे एम्पलीट्यूड पता है mlg अपॉन b² l², इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का मुझे एम्पलीट्यूड भी पता है। फेयर इनफ। और तो और बेटा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का तुम्हें ओमेगा तो पता ही है, ओमेगा इज ऑफ कोर्स BL अपॉन रूट ml।
एक बात और ये एम्पलीट्यूड हम डायरेक्ट लिख सकते थे। हम ये कह सकते थे कि हमारा जो ब्लॉक लगातार SHM कर रहा है उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको हम हमेशा ए ओमेगा लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे पता है कि हमने निकाल रखी है √mlg अपॉन BL और इट शुड बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड मुझे पता नहीं है, लेकिन ओमेगा तो मुझे शुरुआत से पता था, दैट इज BL अपॉन √ml। तो यहाँ से मैं एम्पलीट्यूड बड़े आराम से लिख सकता था। हाँ, रूट ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा mlg, बड़ा ये BL नीचे आएगा तो B² L²। तो ये एम्पलीट्यूड जो होगा ये हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है अच्छा, तो काफ़ी हद तक सिंपल हार्मोनिक मोशन, काफ़ी हद तक क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है पूरा का पूरा, है ना। तो अपना काम बन जाएगा। चलिए बेटा ठीक है ना, आज के लिए तो इतना ही पढ़ते हैं। लास्ट वाला सवाल थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ हो गया था, बट ठीक है ना। ऐसा किसी ओलंपियाड वगैरह में अगर इस तरह का सवाल आ गया तो इस तरह की मैथमेटिक्स कभी काम आ सकती है। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि IIT JEE एडवांस में तो इस तरह का सवाल आजकल पूछते होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ ना कुछ बच्चे तो इस लायक होंगे जो इस तरह का सवाल करना पसंद करते होंगे, तो उनको तो अच्छा ही लगा होगा। बाकी भी ठीक है, बाकी बच्चों ने देखा तो होगा कि हाँ भाई क्या क्या चल रहा है आजकल, है ना। ठीक, चलिए।